मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि ज़िंदगी, मईशत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है। आज इस्लामाबाद में इंडस वाटर ट्रीटी पर एक अहम बैनुल-अक़वामी सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जहाँ पाकिस्तान ने एक बार फिर ये मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा कि पानी को तनाज़े का नहीं बल्कि ताउन और मुश्तरका तरक्की का ज़रिया बनाया जाना चाहिए। इस अहम सेमिनार में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हम आहंगी डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर खान, मुआहिदा सिंध तास पर तकनीकी प्रेजेंटेशन पेश करने वाले सैयद मोहम्मद महर अली शाह, इंटरनेशनल रिलेशंस की माहिर डॉक्टर रॉक्सलाना ज़िगोन, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद, पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी आबी माहिरीन, बैनुल-अक़वामी कानून के माहिर, सफारतकार और पॉलिसी साज शरीक हुए। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि जनूबी एशिया में पानी को तनाज़ा नहीं बल्कि ताउन की बुनियाद बनाया जाना चाहिए। सेमिनार में शरीक बैनुल-अक़वामी माहिर डॉक्टर विक्टर गाओ का कहना था कि किसी मुल्क का पानी रोकना जंगी जुर्म के मुतरादिफ है, जबकि उनके मुताबिक भारत सिंध तास निज़ाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिंध तास मुआहदे की बहाली के बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन नामुमकिन है और यही मुआहदा जनूबी एशिया में देरपा अमन की ज़मानत भी बन सकता है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली और माहौलियाती हम आहंगी डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने दावा किया कि भारत की आबी जाहरियत के नतीजे में तकरीबन 6000 पाकिस्तानी अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पानी की सफारतकारी पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान है, तो दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात भी एक नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सरहदी इंतज़ाम, दहशत गर्दी के चैलेंजेस भी हैं और दो तरफ़ा तजारत भी एक तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान एक तरफ तो अपने कौमी मफादात का मौसर दिफा कर रहा है और दूसरी जानिब ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए भी सरगर्म दिखाई देता है। और जब बात ख़ित्ते से आगे आलमी सतह पर पहुँचती है तो पाकिस्तान की सफारती अहमियत मज़ीद नुमायाँ हो जाती है। अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले तारीख़ी इस्लामाबाद मेमोरेंडम, जिसने महीनों की कशीदगी के बाद जंगबंदी और मुज़ाकरात की नई राह हमवार की, इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने ख़ित्ते बल्कि आलमी सफारतकारी में भी एक मौसर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। तो आइए पानी से लेकर सरहदी सलामती और आलमी अमन तक इन तीनों अहम पेश रफ्तों का जायज़ा लेते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान ख़ित्ते और आलमी सियासत के मुस्तकबिल पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद ख़ान साहब, उनके साथ हैं एक्स एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट मुनव्वर हुसैन साहब। तीनों ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सईद ख़ान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँगा। ये फरमा दीजिए कि हिंदुस्तान की आबी दहशत गर्दी और सिंध तास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पे कैंसिल कर देना, हेल्ड इन अबायंस, उन्होंने कहा हमने कर दिया, हम नहीं मानते इसको, ये कितना ख़तरनाक है और किस तरफ इशारा करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फराज आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में दोबारा इनवाइट किया। ऑलवेज अ प्लेजर सर। देखिए, इंडिया इस वक्त हठधर्मी का मुजाहरा तो कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी इस चीज को बहुत क्लियरली दोनों पार्टीज को बता चुका है कि जो सिंध तास मुआहदे के अंदर इस तरह का कोई क्लॉज ही नहीं है कि जिसके तहत कोई पार्टी जो है वो यकतरफा तौर पर इस मुआहदे से बाहर निकल सकती हो। सो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान है उसको अपने केस को बड़े अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे अब प्लीड करने की जरूरत है। आज हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देखी इस्लामाबाद में, फराज, एंड आई थिंक दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि आप जो डिप्लोमेटिक कोर है इस्लामाबाद में उनको एजुकेट करें ताकि वो अपने अपने कैपिटल्स को बताएं कि एक्चुअल मुआहदा क्या है और किस मुल्क की क्या स्टैंडिंग है। दूसरी चीज ये है कि वो जो मेरे नजदीक इंडिया जो बहुत गलत चीज करने की कोशिश कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि चनाब के पानी को ब्यास की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। और अगर उसने इस चीज में वो सक्सेसफुल हो गया
तो ये जो हमारे 3 रिवर्स हैं, इंडस, चनाब और झेलम, जो जी। कि इस मुआहिदे के तहत हमें मिले थे, तो उनके अंदर पानी का बहाव जो है वो ड्रास्टिकली नीचे चला जाएगा। और अगर खासतौर पे चनाब और झेलम में पानी नीचे जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंडस में भी पानी कम हो जाएगा, और हमारी जितनी एग्री बेल्ट है जो रिवर इंडस के दोनों साइड्स पर है, पंजाब में और सिंध में, जी। वो जो है वो बड़ी बुरी तरह इफेक्ट होगी। देखिए, हम जितना एजुकेट करेंगे दुनिया को इस मसले के ऊपर, मेरे ख्याल में उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए गुडविल क्रिएट हुई हुई है पूरी दुनिया में सालिसी की वजह से, हमें उसको इनकैश करना चाहिए इस मौके के ऊपर। और दुनिया को यह भी बताना चाहिए कि हमारे पास ये एबिलिटी है। अगर इंडिया ने हठधर्मी की तो हम बिल्कुल अपने लीगल और इंटरनेशनल राइट के अंदर होंगे अगर हम उन चीजों को तबाह कर दें। ठीक है ना? अगर जी। फर्ज कर लें कि वो कोई डैम बनाते हैं, हमारे पानी को रोकते हैं, या वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्री बनाते हैं और एक रिवर के पानी को दूसरे रिवर में डालने की कोशिश करते हैं, तो हम उन स्ट्रक्चर्स को पाकिस्तान में रह के तबाह कर सकते हैं। ठीक है ना? सो जी। आई थिंक जितना पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा, उतनी कंट्रीज ज्यादा रिएक्टिव होंगी। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब इस चीज का एहसास हो गया है, और अब मेरा ख्याल हुकूमत वक्त जो है जी। वो इस डायरेक्शन की तरफ काम कर रही है। जी, आपका पॉइंट आ गया। नाइला चौहान साहिबा, 1960 से ये मुआहदा नाफिजुल अमल है। इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर रहा हूँ। 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कारगिल हुआ, बड़ी टेंशन्स रहीं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जंगें भी हुई। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको यूनिलैटरली कैंसिल कर दिया हो और वाटर टेररिज्म की तरफ जाने की कोशिश की हो, पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की हो? ये ट्रेंड जो है, आपको लगता है कि इट हैज़ समथिंग टू डू अबाउट विद द माइंडसेट ऑफ बीजेपी, या इंडिया की स्ट्रैटेजी या उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये जो शिफ्ट है, ये क्या प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं? इसके ऊपर कमेंट कर दें। Well, thank you so much for inviting me to your program. आपने दुरुस्त फरमाया कि ये बीजेपी की माइंडसेट है। सिंदूर में तो इनके माथे पे सिंदूर लग गया था जी। वो, उसका जो है गम अभी तक इनको जा रहा नहीं है। तो ये अब उसका बदला ये सिंदूर 2 करने की कर रहे हैं कि अगर दुनिया ने इनकी जो है फेक फ्लैग ऑपरेशन या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब ये एक नया ढोंग इन्होंने बनाया इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसमें कि कोई ऐसी प्रोविजन ही नहीं थी। उनके 12 आर्टिकल हैं, उनमें से कोई ऐसी प्रोविजन नहीं थी कि यूनिलेटरली कोई भी पार्टी इसको इन अबेंस कर सकती है। दैट इज अ वायलेशन ऑफ नॉट ओनली द ट्रीटी बट इंटरनेशनल लॉ एज वेल। तो ये बीजेपी की मेंटालिटी इसलिए है कि वो उधर की जो हार है वो इधर से पूरी करने की कर रहे हैं, लेकिन ये वायलेशन ह्यूमन राइट्स का भी है, इंटरनेशनल लॉ का भी है, और हर जो है जो दानिस्ता चीज है, अकल के बैद है ये जो इनकी हरकत है। तो अब जो है उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से आगे बात चलेगी। पाकिस्तान ने तो 2 टोक जवाब दे दिया है इनको, अब देखिए कि आगे कैसे चलती है बात। बिल्कुल। सईद खान साहब, आपने इशारा किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके ऊपर पाकिस्तान की लीडरशिप की भरपूर रिप्रेजेंटेशन नज़र आई। इंटरनेशनलाइज पाकिस्तान ने इस इशू को कर दिया है, और नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज़ स्पोकन आउट फॉर ऑल द कंट्रीज़ जो डाउन स्ट्रीम आती हैं। क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट का जिक्र किया, ये बड़ा बैड प्रेसिडेंट सेट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको फॉलो ही करने लग जाएंगे, लेकिन जब दुनिया में हमने देखा है इस तरह के प्रेसिडेंट होते हैं तो वो फॉलो भी हो जाते हैं। इट सेट्स अ वेरी बैड ट्रेंड। तो भारत जो है, अनफॉर्चुनेटली कल का प्रोग्राम मैंने किया, उसके बाद उस प्रोग्राम के ऊपर हमें इंडिया में भी देखा जाता है, इंडियन ऑडियंस ने भी बड़ा कमेंट किया, और मैंने जो गैदर की उनकी जो बॉटम लाइन थी उनकी तरफ से जो आई वो ये थी कि जो उनके बंदे थे वो भी यही इस माइंडसेट के अंदर थे कि आपने जो करना है कर लें। ये जनरल पब्लिक का ये ट्रेंड भी एक बड़ी डेंजरस तरफ इशारा करता है। आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए,
इंडियन जो डायस्पोरा है या इंडियन पब्लिक है, जी मैं तो उनके ओपिनियन को ज्यादा वेटेज नहीं देता, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है दो कंट्रीज में। बिल्कुल। और देखिए, आपने कहा कि 19 आपने बताया अपने नाजरीन को कि 1960 में ये साइन हुआ, जी तो इसको अब साइन हुए हुए भी 66 ईयर्स हो चुके हैं। जी ठीक है ना। और कई मरतबा अप्स एंड डाउन्स के थ्रू ये गुजरा है। जी अगर आप आज हमारे जो इंडस कमीशन के जो हेड हैं, मेहर अली शाह साहब, अगर बिल्कुल। आप उनकी बात सुनते तो उन्होंने बड़ा क्लियरली इस चीज को बताया जी कि जो है क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो दो मर्तबा इंडिया के इस स्टांस को जो है वो निगेट कर चुकी है और कह चुकी है कि ये इलीगल है। ठीक है। जी अब हमें ये चाहिए कि हमें जो है ना इस केस को दोबारा क्या कहते हैं, दूसरे जो इंटरनेशनल फोरम हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जी या जो वर्ल्ड बैंक है, या मैं कहूंगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जी हमें उधर इन मसाइल को उठाना चाहिए। जी और हमें चाइना और अपने मैं अब अमेरिका के भी गुडविल के साथ जो अपनी गुडविल है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इंडिया अंडर प्रेशर आए और पूरी दुनिया को ये पता चले कि इंडिया इस इलाके में क्या हरकतें कर रहा है। जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया को यह अंदाजा हो गया कि इस इलाके में जो डिस्टेबलाइजेशन है वो इंडिया की वजह से। और सिंदूर के बाद से जब से अफगानिस्तान के साथ जाके इंडिया खड़ा हो गया है, अब दुनिया के दिमाग में कोई शक नहीं रहा कि ये जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज इस पूरे इलाके में हो रही हैं ये सारी इंडिया की वजह से हो रही। देखिए, इसी वजह से अगर आप देखें पिछले 2 सालों में फराज, क्या कहते हैं, इंडिया के जो 5 नेबर्स हैं, जी जिनके अंदर मालदीव्स, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल हैं, इन जी ये सब कंट्रीज जो हैं इन्होंने अपने आप को इंडिया से दूर कर लिया। सॉरी, आप इसमें बांग्लादेश को भी बांग्लादेश ऐड जी करें। बिल्कुल। ठीक है ना। सो आप ये देख लें कि ये जो 6 कंट्रीज हैं इन्होंने अपने आप को इंडिया से दूर कर लिया, जी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो इंडिया जब से बीजेपी की हुकूमत आई है और इनके जो हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं कि ये इंटरफेयर करते हैं हर मुल्क के इंटरनल मैटर्स के अंदर, और वो ये समझते हैं कि हम इस इलाके में हर चीज कर सकते हैं जो हमारा दिल चाहता है। जी ये एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी है फराज, जो इसराइल इस्तेमाल करता है अरब वर्ल्ड के अंदर। आप देख लें, उन्होंने पिछले 5-6 सालों के अंदर 5-6 कंट्री से इसी तरह जमीन हथियाई है, जी क्योंकि वो जो है वो हर वक्त अपने आप को एक बदमाशी के मोड में रखते हैं। और वो क्योंकि उनके पास अमेरिकन बैकिंग हासिल है, तो वो समझते हैं वो दे गेट अवे विद इट। जी लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया डज नॉट हैव दैट बैकिंग जो इसराइल को हासिल है। सो अगर वो ब्लाइंडली इजरायली टैक्टिक्स को इस इलाके में फॉलो करने की कोशिश करेगा तो उसको वही रिजल्ट मिलेगा जो उसको ऑपरेशन सिंदूर में मिला था। ठीक बड़ा है ना। और बड़ा वैलिड अगर पॉइंट है जी पाकिस्तान ने दुनिया को कन्विंस कर लिया जी कि क्या कहते हैं कि वी आर राइट एंड दे कैन नॉट यू नो लोअर एग्रीरेरियंस जो कंट्रीज हैं उनका पानी वो लोग नहीं रोक सकते, बिल्कुल। तो अगर हम लोग कल ऑफेंसिव भी करते हैं कोई, तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया हमारी साइड पे खड़ी होगी और उनकी साइड पे हरगिज नहीं खड़ी होगी। और अगर हम, मेरे ख्याल में अगर हम थ्रेटन ही कर दें मिलिट्री एक्शन का, जी तो आई एम श्योर के क्या कहते हैं कि दुनिया बीच में इंटरवीन कर जाएगी, खासतौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजेज, क्योंकि दुनिया को एहसास है कि वाटर आने वाले दौर में कितनी इंपॉर्टेंट वो नेसेसिटी है बिल्कुल हर मुल्क की। बिल्कुल। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाइला चौहान साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी, हमें ये तो पता है कि भारत गलत कर रहा है और ये जो स्टांस है बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, ना इंटरनेशनल लॉ में इसकी कोई गुंजाइश है, ना उस बायलैटरल एग्रीमेंट जिसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने में मैं बात कर रहा हूँ इंडस वाटर ट्रीटी की, उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है इस किस्म की कि भारत ऐसी कोई हरकत करे। स्टिल भारत इस तरह कर रहा है और माइंड सेट हमारे सामने है। सवाल मेरा ये है कि ये रियलिस्ट वर्ल्ड है, इधर आप असूल परस्ती और हकूक़ की बात जितनी मर्ज़ी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे माइट इज़ राइट का फार्मूला हमें पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल ठीक तरह नज़र आता है। आप सीजन डिप्लोमेट हैं, आपसे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? इंटरनेशनलाइजिंग द इशू इज़ वन थिंग, स्पीकिंग आउट लाउड फॉर योर राइट इज़ अनदर थिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आता तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनलाइजिंग की बात है, द इशू इज इंटरनेशनल। ये आप इंटरनेशनलाइज नहीं कर रहे। आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक वाज द गारंटर, तो वो इंटरनेशनल तो है। और फिर हम इसका जो मॉडस ऑपरेंडी है फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जिसमें कि हम पहले भी जा चुके हैं और उसका फैसला भी हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ था। लेकिन अगर हिंदुस्तान लॉ को इजराइल की तरह नहीं मानता तो फिर उसकी इन्फोर्समेंट किस तरह से होगी? एक तरफ भारत जो है वो चाह रहा है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने और एक बहुत वो विष्णु गुरु बने, और दूसरी तरफ जो है वो इस किस्म की हरकतें जो ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, इकोनॉमी, हर तरह से उसकी वायलेशन कर रहा है। तो दे आर बेसिकली पुटिंग देमसेल्व्स इन अ बैड स्पॉट। उनकी जितनी भी एम्बिशंस हैं उन पे पानी फिर जाएगा अगर ये अपने करतूतों से बाज नहीं आएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। सईद खान साहब, हमने ये भी देखा कि एक एतराज़ पाकिस्तान के ऊपर ये भी होता है कि जो राइट टाइम था डैम्स बनाने का, अपने जो पानी एलोकेटेड 80% ऑफ दोज 3 वेस्टर्न रिवर्स इज़ वो पाकिस्तान का हिस्सा है इस मुआहदे के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज करने में कुछ देर की और उसके बाद इंडिया जो था उसने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा या जितना उसको बनाना चाहिए था उससे ज़्यादा भी डैम्स की तरफ, पानी डाइवर्ट करने की तरफ, कभी रोकने और कभी छोड़ने की तरफ शरारतें शुरू कर दी। इसमें आप पाकिस्तान को हम लोग ब्लेम कर सकते हैं प्रीवियस गवर्नमेंट्स को कि उन्होंने राइट टाइम पे अपने हकूक़ हासिल नहीं किए इस मुआहदे के तहत, तो इंडिया को वो लेवरेज मिल गया। खैर ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि ये भी एक रीज़न बना है इस मामले में? मैं आपसे एग्री करता हूं कि क्या कहते हैं, हमने डैम्स को जो है ना एक पॉलिटिकल इशू पाकिस्तान में बना दिया है। बेशक वो कालाबाग डैम हो या कोई दूसरा डैम हो, उसके अंदर पॉलिटिक्स को ले आया जाता है। और इसमें एक दूसरी चीज भी बिल्कुल वाजे है कि वो जो लोग जो क्या कहते हैं इन डैम्स के लिए खड़े होते हैं, दे आर फॉरेन फंडेड, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब एट दिस स्टेज डैम बनाना जो है ना एक नेशनल प्री रिक्विजिट बना देने चाहिए। बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउ करता है। मेरे ख्याल में द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम मस्ट टेक द इशू टू द नेशनल असेंबली टू अ जॉइंट सेशन, और आप कहेंगे कि इररिस्पेक्टिव ये डैम्स बनेंगे, कोई भी हुकूमत हो सेंटर में जो है वो, बिकॉज इस वक्त पानी की स्टोरेज और पानी जो क्या कहते हैं उसका जो बहाव है रिवर्स के अंदर, वो मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए फराज, जब रिवर्स सूख भी जाते हैं तो एक्चुअली वो उनके अंदर सैलिनेशन हो जाती है, और फिर जब दरिया दोबारा बहना शुरू होते हैं तो जब क्योंकि नीचे मिट्टी जमा हो चुकी होती है तो वो अपने साइड से बिफर जाते हैं, और जो लैंड होती है साइड के ऊपर वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो आप एक चीज को होल्ड करते करते आप कई दूसरे मसाइल के अंदर घुस जाते हैं। सो मेरे ख्याल में अब डैम बनना पाकिस्तान के लिए ना एक बहुत बड़ी जरूरत है, और इट शुड बिकम अ नेशनल इशू। और आई थिंक जो है ना सब पार्टीज बैठनी चाहिए, उनको चाहिए कि क्या कहते हैं कि अब मसले को समझें, सुबाइयत को परे करें,
और जो है क्या कहते हैं जो डैम्स हैं दैट आर नेसेसरी, ठीक है ना, और उनको जरूर, क्योंकि इस वक्त हमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डैम्स, अगर हम कोई ये बहस कर सकता है कि हमें इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं चाहिए, आप बेशक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डैम्स ना बनाए, वाटर स्टोरेज डैम्स तो बनाए ना, जी, ठीक है। और वाटर स्टोरेज डैम्स की इस वक्त बहुत जरूरत है, और हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ बड़े बड़े डैम्स को ना देखें, हम छोटे छोटे स्टोरेज डैम्स बनाना शुरू करें। आई वॉज रीडिंग समवेयर के ये इवन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया एंड मलेशिया, उन्होंने छोटे छोटे डैम्स बनाए हुए हैं, और उन सब छोटे छोटे डैम्स की जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है वो किसी भी बड़े डैम से जी, ज्यादा है। सो हमें चाहिए कि ना हम बिल्कुल पानी को अब एक नेशनल इशू के तौर पे लें, और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कम वोट में। इसमें किसी प्रोविंस को या किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए, आप बीच में आना चाहिए जहां इन डैम्स की तामीर के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन हो। जी, आपका पॉइंट आ गया। नाइला चौहान साहिबा, कुछ बात करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इशू है वो भी तवालत पकड़ रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि सेनेटी विल प्रिवेल और अफ़गानी जो हैं उनकी भी कुछ लचक आएगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा तैयार रहता है अगर बातचीत का मामला हो, तो पाकिस्तान हैज़ नेवर सेड नो टू अ पीस प्रोसेस नेगोशिएशंस। ज़ाहिर है हमने दुनिया की सबसे बड़ी जंग रुकवा दी जो ख़ित्ते को और दुनिया को अपनी लपेट में ले रही थी, तो ज़ाहिर है वी आर फॉर पीस। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो अफ़गानी हैं प्रॉब्ली दे आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, ये भी एक रियलिटी है। और पाकिस्तान क्योंकि उस बिड को मैच नहीं कर पा रहा है, एक बड़ा ये ग्रोइंग व्यू पॉइंट है अमंग एनालिस्ट के पाकिस्तान उस बिड को मैच नहीं कर पा रहा, तो अब अफ़गान इशू जो है वो लिंगर ऑन कर रहा है। आपके इसके ऊपर व्यूज़ चाहिए मुझे। देखिए, ये तो व्यूज है ना, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी तो आपको पता है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल। तो यू कैन सिंप्लीफाई बाय मेकिंग सच assumptions. Pakistan has taken all resolute action to resolve the problem. लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है जी। So all parties concerned have to play their role. जी बिल्कुल। डॉक्टर मुनव्वर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरा सवाल सुना। अफ़गानिस्तान का इशू आगे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बीच में फंसा हुआ है, वहाँ से हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान जवाबी हमले कर रहा है। उसके ऊपर ये यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफ़गानिस्तान यूनामा की एक बड़ी सरप्राइजिंग और बड़ी अजीब सी रिपोर्ट आई, जिसमें शायद उनका स्टाफ काबुल में कन्फाइंड है, उनके पास इतना रिसोर्स ही नहीं कि वो काबुल से बाहर जाके ज़मीनी हक़ायक़ जो हैं वो जान सकें। बेसिकली इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को भी देखना है, पॉलिटिकल प्रोसेस को देखना है इस यूएन के इदारे ने। तो उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की जो बड़ी सरप्राइजिंग है, और उसके अंदर शायद ये इम्प्लिकेट किया जा रहा है पाकिस्तान को कि सिविलियंस को टारगेट कर दिया। तो ऐसे लगता है जैसे अफ़गान तालिबान ने वो रिपोर्ट मुरतब की और उनको पेश कर दी और उन्होंने आगे वो रिपोर्ट छाप दी। आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर? पहले तो बहुत शुक्रिया आपके मेहमानों को, आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, इसको आप ब्रॉडर पिक्चर में देखिए जी। आप ये ना समझिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास रिसोर्सेज नहीं है या उनके पास फैक्ट्स मौजूद नहीं है। ठीक है। आप ये देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा किसके इशारे पे चलता है। ठीक। पिछले माह चाइनीज ने एतराज उठाया था अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये अमेरिकन इशारों के ऊपर चलते हैं, इनको तब्दील करने की जरूरत है। वो रिफॉर्म की भी बातें कर रहे हैं जी। अक़वाम मुत्तहिदा ने चलिए अफगानिस्तान पे तो रिपोर्ट दे दी, जी। कश्मीर के हवाले से क्या कहता है, ठीक है। फलस्तीन और गजा के हवाले से क्या कहता है। इस वक्त जो बम्बार्डमेंट सदरन लबनान में चल रही है और 50 कस्बे इसराइल ने अपने कब्जे में लिए हुए और कारपेट बॉम्बिंग कर रही है, अफगानिस्तान उस पर क्या बात कर रहा है, सॉरी अक़वाम मुत्तहिदा क्या बात कर रहा है। तो वी हैव टू लुक एट दिस इशू एट द ब्रॉडर लेवल, और वहां पे देखें क्योस सूट करती है किसको, पोल ए को, जिसमें अमेरिका भी है, इंडिया भी है, इजराइल भी है, यूएई भी है, सोमालीलैंड भी है, ग्रीस भी है, और ये ममालिक इस खित्ते में क्योस चाहते हैं। आज मैं सुन रहा था जॉन मीर शाइमा को, जिसमें वो बड़ी तफसीलन बता रहे थे कि
जो कंसेंसस है अमेरिका के अंदर वो ये कि जो सीरियस चैलेंज पोज हो रहा है वो चाइना से हो रहा है, और जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट पोज हो रहा है अमेरिका को, लेकिन इकोनॉमी के अंदर, ट्रेड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना से चैलेंज पोज हो रहा है। उनका ये मानना है कि चाइनीज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को एट एनी कॉस्ट कंटेन करना है, ताइवान के 100 किलोमीटर्स के बॉर्डर को सिक्योर करना है, जापान को दोबारा न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत देनी है ताकि चाइना कंटेन हो। मसला ये है कि अफगानिस्तान में जब वेपन छोड़े जाते हैं 7.2 बिलियन डॉलर्स की, जिसके ऊपर सिगार रिपोर्ट देता है, जैक सलिवन ईमेल करता है हिलरी क्लिंटन को, ये जो अल कायदा है और ये जो दाइश है इसको परवान चढ़ाने वाले हम हैं और हमारे ये एसेट्स हैं। जो कैंट जो कि डायरेक्टर एंटी टेरर अभी रिटायरमेंट लेते हैं, अपने रिजाइन करते हैं, वो कहते हैं स्टिल हम इन दोनों टेररिस्ट ग्रुप्स को सुपरवाइज कर रहे हैं। और शहरवानी क्रेडिल के अंदर स्टोरी लिखती है कि ये किस तरह से आईएस खुरासान को एयर ट्रांसपोर्ट किया गया सीरिया से अफगानिस्तान के अंदर, और फिर वहां पे अहमद शरा की हुकूमत कायम की जाती है, उसको वेलकम किया जाता है जो कि आईएस का हिस्सा रहा है। तो कहने का मकसद ये कि प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस हैं, और फिर किससे छुपी हुई है बात कि तालिबान का लीडर इंडिया जाता है, मोसाद के हेड के साथ वहां मीटिंग होती है, बिल्कुल, और फिर पाकिस्तान एक किरदार अदा करता है मीडिएशन का अमेरिका और ईरान के दरमियान में, और स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान में डिस्टेंस डलवाने वाला पाकिस्तान है। तो वो ग्रीवेंसेस तो यही इसी तरह से निकालेंगे जी। और फिर मैं ये समझता हूं कि हम हमारी फोर्सेस ने टाइमली उनके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, उनकी कमर को तोड़ा, और किससे छुपी हुई बात नहीं है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको तालिबान ने सुपरवाइज भी कर रहा है, उनको सेफ हेवन भी दे रहा है, वो सिविलियन उसके अंदर आबादी के अंदर जाके आबाद नहीं हो गए। किससे ये बात छुपी हुई नहीं? ये तो 2-4 माह पहले हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये रिपोर्ट कर दिया था। रशियंस को पता है, रशियन इंटेलिजेंस को पता है, चाइनीज इंटेलिजेंस को पता है। बात यह है कि इस पे हमें नैरेटिव प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करके उसको प्रॉपर मुख्तलिफ जगहों पे डिसमिनेट करने की जरूरत है। एंड डोंट रिलाई यूनाइटेड नेशन, बिकॉज यूनाइटेड नेशन इज नथिंग। इस वक्त वो अमेरिका की लोंडी बन के परफॉर्म कर रहा है। आपका पॉइंट आ गया, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने इशारा किया हक़ाइक़ की तरफ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। को आगे बढ़ाएंगे। सईद खान साहब, आपकी बड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी हैं इस बारे में, आप बहुत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अफगानिस्तान में होते हैं एयरफोर्स के थ्रू, जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, सेफ हेवन्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये यूनेमा की जो रिपोर्ट है वो उस नैरेटिव को तब्दील करने की एक साजिश लगती है कि जब ये कहा जाए कि दहशतगर्द जो हैं उनके हुलिये कैसे हैं, यानी उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, तो ये एक सिंपल सवाल की तरफ इशारा करती है कि दहशतगर्द तो कभी कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ रेगुलर आर्मी एंड द टेररिस्ट, और उनके जो उनको दवाम मिलता है उनकी तहरीक को, उसके अंदर भी ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दे लुक लाइक लोकल पीपल, और फिर छापा मार एक्टिविटीज़ अपनी करते हैं और लोकल पॉपुलेशन में भी उनकी इंग्रेस होती है। दैट इज़ हाउ यू ऑपरेट। तो इतनी नाइविटी के साथ यूएन ने ये रिपोर्ट शाया कर दी और पाकिस्तान को इम्प्लिकेट करने की साजिश की, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है। हमने 40 लाख अफ़गानियों की डेकेड्स तक खिदमत भी की है, अभी भी हमारे हस्पताल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, कारोबार भी लोग यहाँ पे करते हैं, जो लीगल आते हैं वो यहाँ पे बसते हैं। तो हमारी जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर तो कोई शक नहीं है कि कितनी उनके उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस और पूरी प्रोफेशनलिज्म है। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें, ये क्या प्रोपेगेंडा है?
देखिए, मैं मुनव्वर साहब की इस बात से फुली एग्री करता हूं फराज, जी। कि जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि क्या कहते हैं कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उनको हमेशा पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इशू भी उसी के लिए होती है और फिर इस्तेमाल भी उसी तरीके से होती है। जी। सो मैं तो इन जो रिपोर्ट्स हैं या इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं इनको ज्यादा वेटेज नहीं देता। ठीक है। देखिए, जो कैपिटल्स है ना, दोज हु मैटर, लाइक वॉशिंगटन, बीजिंग, जी। या आप कहें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, बिल्कुल। उनको एग्जैक्टली पता है कि जी के किस मुल्क में क्या हो रहा है। जी। और उनको ये भी पता है कि कौन किसको कितनी फंडिंग कर रहा है। ठीक है। लेकिन हर कोई जो है ना वो अपने यानी अपने या अपने हलीफों के पॉइंट्स ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए या तो उनके ऊपर रिएक्ट करता है या नहीं करता है। जी। ठीक है ना? इस वक्त हमें जो है ना, क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बता दिया कि हम जो है ना अब आपके साथ एक हार्ड स्टेट के तौर पे डील करेंगे। जी। ठीक है ना? हमने पूरी कोशिश कर ली। हमने अपने जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज थी जी। उनके सरबराहों को से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारे बिहाफ पे अफगान गवर्नमेंट से बात की, हम चाइना को बीच में लेकर आए, हमने अफगानियों से जाके खुद बात की और हर तरीके से उनको समझाया कि जी देखें कि आप जो है वो कंट्रोल करें ये बीएलए और टीटीपी वालों को, ये फला फला जगह के ऊपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कि उनको पता था। जी। और आप जो है क्या कहते हैं अपने मुल्क को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। जी। लेकिन उनकी एक जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत ही ये एक उनकी अपनी थिंकिंग थी जिसके तहत उन्होंने जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा वेटेज नहीं दी। और वो बेसिकली इस वजह से थी कि उनको ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि जी के पाकिस्तान तो हमारे साथ है, हम कुछ भी कर लें पाकिस्तान जो है ना वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। अब जी। जबकि उनको ये जब आपने डीप इनसाइड अफगान टेरिटरी जाके उनको हिट करना शुरू किया है तो अब वहां पैनिक फैलना शुरू हो गया है। जी। देखिए, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा टारगेट सामने लेकर नहीं आए हैं जिसके अंदर अब वो ये कह सके कि यहां टेररिस्ट मौजूद नहीं थे। जी। अब टेररिस्ट की डेफिनेशन हमारी डिफरेंट होगी और उनकी डिफरेंट होगी। ठीक है ना? जी। हम वो समझते हैं कि जिस जगह ट्रेनिंग हो रही है, जहां बीएलए और टीटीपी के बंदे इकट्ठे हुए हुए हैं, जहां से जो ये पार्टीज लॉन्च होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हमें जब उन सारी चीजों का पता है तो हम जाके उन्हीं चीजों को हिट करते हैं। जी। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो टारगेट हिट हुआ है, जी। फराज, अगर आप उस तस्वीर को देखें कि वो एक बिल्कुल वीरान सी जगह है जिसके ना आगे कोई पॉपुलेशन है ना साइड पे कोई पॉपुलेशन है, एक जंगल बियाबा के अंदर एक जो है ना वो एक वाहिद एक स्ट्रक्चर खड़ा है बिल्कुल। और उसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि जी कि यहाँ सिविलियंस को हिट किया गया। कौन से सिविलियंस हैं जो बिल्कुल जंगल बियाबा या सहरा में जाके रहते हैं? बिल्कुल। ठीक है ना? सो ये जो है ना, दोज हु रियली मैटर दे एग्जैक्टली नो दैट व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। और इस वक्त ये जो सारा शोर मच भी फराज इसलिए रहा है कि अब एक्चुअली ये जो पार्टीज हैं दे हैव स्टार्टेड टू गेट हर्ट। बिल्कुल। पहले वो समझ रहे थे कि जी के हम ईस्टर्न बॉर्डर को गर्म करके हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनको सबक सिखाया बल्कि वी कन्वर्टेड आवर मिलिट्री विक्ट्री इनटू अ डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन में कहूंगा कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान जो है दुनिया के यानी कि नक्शे के ऊपर एज अ ग्रेट डिप्लोमेटिक कंट्री उभरा बिल्कुल। पिछले 1 साल के अंदर। और ये चीज अब इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही और इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं इजरायलीज और इंडियंस कि किसी तरह पाकिस्तान को एक मिडिल पार बनने से रोकें। देखिए, मिडिल पार होने के लिए ना बेसिकली सिर्फ 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। जी। आपके पास मिलिट्री पावर होनी चाहिए, जी। आपके पास इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए अपनी कंट्री के अंदर, जी। और आपके पास इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप अपनी अथॉरिटी को अपने बॉर्डर्स के बाहर एग्जीक्यूट कर सकें इन द रीजन, नॉट इन द वर्ल्ड बट इन द नियर विसिनिटी। ठीक। पाकिस्तान इनमें सब चीजों में इन 3 चीजों में से 2 चीजों के ऊपर तो टिक मार्क कर चुके हैं। सिर्फ एक इकोनॉमी है
जो कि क्या कहते हैं कि हमने अपनी ठीक करनी है। और अब जो है डेस्परेटली इंडिया और इजराइल कोशिश कर रहे हैं, ब्लाइंड जिसको कहते हैं ना, फंडिंग कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि दे आर ट्राइंग टू आउटबिड एवरी अदर पर्सन जो बिड कर सकता है उधर, कि जी के किसी तरीके से ये लोग जो है ना वो आके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखें। लेकिन अगर आप एक चीज देखें, इसको आप बहुत क्रिटिकली अगर एनालाइज करें फराज, देखिए ये जो सारे स्लीपर सेल्स हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं इस वक्त, ये वो हैं जो पाकिस्तान के हार्ड स्टेट बनने से पहले पाकिस्तान के अंदर आ चुके थे और वो अब एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन अब जो वहां से इंडक्शन होती थी इन लोगों के लिए, वो बिल्कुल रुक चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा अफगान को टू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को यही पॉलिसी मेंटेन रखनी चाहिए। सारे मसाइल जो हैं एट द एंड ऑफ द डे वो नेगोशिएशन से ही हल होते हैं। बिल्कुल मैं एम्बेसडर साहिबा की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें अपने भी कुछ वीकनेसेस को देखना चाहिए कि हमने गलतियां की है पास्ट में, है ना, अफगानिस्तान को लेके, लेकिन उसको हमने बड़े अरसे से हमने अपनी उन पॉलिसीज को रिवर्स करके हम बहुत प्रो अफगान पॉलिसी में चले गए। देखिए जब अमेरिकन गए थे फराज यहां से, तो जो ओनली कंट्री दैट वाज स्टैंडिंग विद अफगानिस्तान वाज पाकिस्तान। इवन अमेरिकन नहीं खड़े हो रहे थे, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ। ना चाइना खड़ा था, ना कोई दुनिया का मुल्क खड़ा था, सिर्फ एक पाकिस्तान खड़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या करें कि इसकी रियलाइजेशन अफगानिस्तान में होनी चाहिए थी। इंडियंस इस पे बड़े खुश हैं, वो कहते हैं। हाँ, ये जो प्रॉक्सीज है ना, ये लगता है कि अब अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं है, या बिकॉज इट इज एन इंटरिम गवर्नमेंट, इन लोगों को ये पता है कि जब भी इलेक्शन होंगे ये तो पावर में नहीं आएंगे। सो वो कह रहे हैं कि लेट्स रीप टिल द टाइम द सन इज शाइनिंग। ठीक है ना? तो जितना हम पैसा कमा सकते हैं चलो कमा लेते, क्योंकि आगे तो इट्स नॉट आवर टाइम। ठीक है ना? सो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट पाकिस्तान मस्ट कंटिन्यू बीइंग अ हार्ड स्टेट फॉर अफगानिस्तान। आपका पॉइंट आ गया। नाइला चौहान साहिबा, हमने सारी सिचुएशन तकरीबन अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ डिस्कस करते हुए कवर की, आपके भी वैल्यूबल कमेंट्स लिए। एक लास्ट कमेंट इस टॉपिक पे कर दें, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। चाइना का बड़ा रोल देखता है पाकिस्तान भी और दुनिया भी। चाइना मीडिएट करवाने की भी कोशिश कर रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, लेकिन कुछ क्वार्टर्स ये कहते हैं कि चाइना उस ज़ोर से अपने आप को इन्फोर्स नहीं कर रहा है इस मसले में जितना पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करते हैं। डू यू एग्री विद इट, या चाइना ठीक कर रहा है जो कर रहा है? Agree with it. I don't think Pakistan has any expectation from China to do anything. China has its own policy. Pakistan has its own. China has always expressed support to Pakistan, which they continue to do so. They reiterate it. हर तरीके से वो आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप अपनी पॉलिसी खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें आपका किसी के लिए डिपेंडेंस नहीं है। आप खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि आपने किस तरह से जो है इसको डील करना है। And China has always been very supportive, so I would not like to pass a judgment on Chinese policy. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर ये बता दीजिए, कुछ कमेंट कर दें यूएस ईरान की सिचुएशन के ऊपर। हमने ये देखा कि मामला क्योंकि मुश्किल है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी ईरान की जो नई पॉलिसी है कि स्ट्रेटिजिकली कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर भी ईरान का स्टांस सख्त है। यूएस हमें डेस्परेट नज़र आता है। बीच में थोड़ी सी लड़ाई हुई, अभी फिर फायर फाइटिंग होने जा रही है कतर के अंदर। कतर का भी रोल थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा हमारे सामने आ रहा है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? ये मामला इसी तरह कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी टेबल, इस तरह चलेगा? और पाकिस्तान का रोल आपको लगता है कर्टेल होने लगा है, या पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट और अपना रोल है और बाकी कंट्रीज जो हैं उनका अपना रोल है? इसके ऊपर कमेंट कर दें। देखिए, हर एक अपना रोल प्रॉपरली कर रहा है। आई डोंट थिंक कि किसी का रोल ऐसा फेल हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि इस वक्त हालात बहुत पेचीदा हैं जी। कोई आप सिंपलिस्टिक सा जो है वो अपने अगर कोई देते हैं व्यू जो कि आपके व्यूअर्स को मिसलीड करे, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुनव्वर, आपकी तरफ आऊँगा। सवाल आपसे भी यही है,
अमेरिका और ईरान, ये जो बैलेंस है इन दोनों का, कभी स्टेटमेंट्स की सूरत में हमारे सामने आती हैं चीज़ें, कभी एक्शंस की सूरत में सामने आती हैं, ये मामला किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? और दूसरा, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट आपको सर्व होता हुआ नज़र आ रहा है? और जो कतर का इमर्जिंग रोल है उसके ऊपर कमेंट कर दें। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 17 जून को अपने सरेंडर डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत कर दिए जी। और ये अमेरिका में वाइड एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के दरमियान में, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप हार ऊपर नहीं बनना चाह रहे थे। और आप अगर इसको थोड़ा सा देखें कि 28 फरवरी से जो मामला शुरू होता है, एयर पावर का इस्तेमाल करते हैं, 17 अप्रैल पे वो इसे खत्म कर देते हैं। 40 दिनों के एयर पावर के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये विनिंग स्ट्रैटेजी नहीं है जी। इसके बाद वो नेवल ब्लॉकेड का आगाज करते हैं और नेवल ब्लॉकेड को जारी रखते हैं 17 जून तक, और उसके बाद इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करते हैं, बिकॉज उनके पास अब कोई वायबल ऑप्शन नहीं था। थर्ड ऑप्शन था कि बूट्स जमीन पर उतारें, लेकिन वियतनाम उनके सामने था। और मैं आपको बताता चलूं कि वियतनाम वॉर के बाद अमेरिकन ने दोबारा साउथ ईस्ट एशिया में जंग के बारे में कभी नहीं सोचा, फिर उन्होंने यूरोप के ऊपर फोकस किया। अब भी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं जी हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर ज्यादा फोकस करेंगे, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमें दोबारा री इंगेज करना है यूरोप के अंदर। अब यूरोप का मसला ये है कि वो डरे बैठे हैं यूक्रेन के मामले पे रशिया से, और जीसीसी ममालिक का कंसर्न है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स में, और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्कस न करने का वादा किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे मैं ये समझता हूं कि ईरान को चाहिए कि अपने आप को रीएडजस्ट करे विद द रीजनल कंट्रीज, और उनके जो सीरियस कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करे। बिकॉज इस वक्त जो प्रेसिडेंट जोसेफ ओन ने भी एग्रीमेंट साइन किया लेबनान के साथ, जिससे लेबनान की पार्लियामेंट एग्री नहीं करती, हिजबुल्लाह एग्री नहीं करता, वो भी उसने विद द कंसल्टेशन ऑफ द यूएस, इजराइल, यूएई और सऊदी अरब के साथ किया है। अब यहाँ पे मामला ये है कि इसका मतलब ये है कि जीसीसी ममालिक में अब भी ये डर मौजूद है कि कहीं ईरान चूंकि विक्टोरियस एमर्ज हुआ इस पावर के इस जंग के अंदर, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उन्हीं का कंट्रोल चलेगा। बिकॉज आज ओमान ने ये ऐलान कर दिया है, ओमान के जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि ईरान के साथ मिलकर वो एनवायरमेंटल सर्विसेज चार्जेस कलेक्ट करेंगे, अलबत्ता टोल नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल ईरान ही करेगा, भले अमेरिका एक टिट फॉर टैट ये मामला करता रहे, लेकिन उसको फायदा कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल यही है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी 100% अंडर डेट आ गई है, $1 ट्रिलियन इनको सर्व करना पड़ता है इंटरेस्ट की मद में, और इस वॉर ने उन्हें दिया कुछ नहीं। और सोने पे सुहागा ये कि जो अमेरिकन सोसाइटी है उसमें आप अपहीवल देख रहे हैं, और न्यूकॉन्स के अंदर भी बहुत सारे मेंबर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि ईरान वॉर की इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं और उससे पीछे हटने का मशवरा दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये हल्की फुल्की ठक ठक लगती रहेगी, लेकिन चूंकि ईरान यहाँ पे एज अ पावर एमर्ज किया है, उसको अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, रीडायरेक्ट करना पड़ेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी को खित्ते के ममालिक के साथ, ताकि उनके जो सीरियस कंसर्न है वो एड्रेस हो जाए। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। सर सईद, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन द सेम प्लीज, एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। फराज, मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, इन 60 डेज में तो ये मुआहदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दुरुस्त, ठीक है, क्योंकि जब तक हम इस मुआहदे को डिस्कस करते रहेंगे थ्रू ऑन द सोशल मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट जो प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह ट्रुथ सोशल को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके ऊपर जिस तरह ईरान रिएक्ट करता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि जी कि आप बिहाइंड क्लोज डोर्स कोई एक ऐसा एक डील कर सकें एक दूसरे के साथ जो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन। क्योंकि इस वक्त जो है, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म अगले 1 से 2 हफ्तों में मैं ये देखता हूं कि दोनों पार्टीज जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेलरेट नहीं करेंगी। अमेरिका के अंदर 2-3 वजूहात हैं। एक तो वहाँ इन्फ्लेशन हैज़ ऑलमोस्ट रीच 7 to 8%, और क्या कहते हैं जो ऑयल प्राइसेस हैं वो मुश्किल इस वक्त $4-4.5 के ऊपर आई हैं।
लेकिन ये अभी भी अमेरिकन पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा है। और दूसरी ये है जी कि जो अमेरिकन पब्लिक है उसके लिए ईरान वॉर इज एन अनपॉपुलर वॉर, और पूरी दुनिया, अमेरिकन पब्लिक के अंदर अब ये बहुत बहस छिड़ गई है कि क्या कहते हैं कि इज इट अमेरिकाज वॉर और इज इट इजराइल्स वॉर विच अमेरिका इज ट्राइंग टू फाइट। बिल्कुल वन, ठीक, आपके ठीक है ना। वैल्यूबल दूसरी कमेंट। चीज ये जो जी ईरान है, जी देखिए 4 जुलाई से आयतुल्ला अली खामनाई की वो जो फ्यूनरल राइट्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, जी और तदफीन मेरे ख्याल 9 जुलाई को है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ईरान भी चाहेगा कि 4 से लेकर 9 जुलाई तक जो है ना, कोई एक ऐसी चीज ना हो जिसके अंदर वो जो इज्तिमा होंगे, जो उनके इस लिए कोई वक्त मसला सुन बने। रहे हैं कि दे में रीच टू समथिंग एज 20 मिलियन। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये ना हो कि वहां कोई इजराइल कोई हरकत कर दे। बिल्कुल ठीक ठीक। है ना। जी तो मेरा ख्याल है कि अगले 1 से 2 हफ्तों में चीजें लो की पे रहेंगी, ठीक है लेकिन इवेंचुअली जो है दोनों कंट्रीज को, अमेरिका और ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन कमिंग टू पीस डील। सर, आपके वैल्यूबल कमेंट्स आ गए। प्रोग्राम में शिरकत करने का तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।